दोस्तों नमस्कार। हो सकता है आपको आज इस देश की संसद ही बेमानी लगने लगी हो सकता है आप इस देश में कानून का राज भी है। शायद अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके होंगे कि कानून का राज है भी या नहीं है। हो सकता है आपके जहन में यह भी सवाल हो कि इस देश में संविधान को हाशिए पर ढकेला तो नहीं जा चुका है। और हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कानून की रक्षा के लिए नौकरी पाते हैं, उनकी मौजूदगी इस देश के संविधान के तहत होती है, उनके प्रति आपका भरोसा डगमगाने लगा हो। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, मणिपुर दिल्ली से कहें तो प्रधानमंत्री के घर से 2500 किलोमीटर से लगभग कुछ कम है। और इस देश में जो संचार प्रणाली है, सूचना के तौर तरीके हैं, और जो आईबी काम करती है, जो रॉ काम करती है, जो खुफिया एजेंसी काम करती है, जो सीआईडी काम करती है, जो पुलिस को रिपोर्ट देनी होती है, जो राज्य सरकार को रिपोर्ट देनी होती है, बीते 75 दिनों से सबने खामोशी बरती रही। और यह टेक्नोलॉजी जैसे ही जागी, उसने इस देश के सामने एक ऐसे सच को लाकर सामने खड़ा कर दिया कि इस देश में जर्रे जर्रे के भीतर हर किसी की रूह कांप गई। और इसी दौर में प्रधानमंत्री अमेरिका गए। प्रधानमंत्री इस दौर में कई देशों की यात्रा करते हुए निकले। वह फ्रांस भी गए। और फ्रांस के भीतर और अमेरिका के भीतर, चाहे वो उसके बाद यूएई और मिस्र की यात्रा क्यों ना हो, तमाम देशों पर जिक्र एक ही बात का था, भारत की रगों में लोकतंत्र दौड़ता है। भारत दुनिया के सामने एक ऐसा विकासशील देश है जिसके भीतर और बाहर की परिस्थिति दुनिया को सिखलाती है कि कैसे दुनिया को जीना चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री की तरफ और प्रधानमंत्री के टेबल पर एक भी फाइल मणिपुर की नहीं आई, जबकि मुख्यमंत्री इस वक्त मणिपुर में बीजेपी के हैं? और जो तंत्र काम करता है गृह मंत्रालय के तहत, जिनके तहत तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं, जिसके नायक मौजूदा वक्त में देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, क्या वाकई दिल्ली में कोई जानकारी नहीं थी? और इस दौर में सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की तरफ से इसलिए आंख मूंद लिया गया क्योंकि वह एक छोटा सा राज्य है, जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, जहां की जीत हार राजनीतिक तौर पर दिल्ली की सत्ता को डिगा नहीं सकती है। लेकिन यहां तो समूची मानवता डिग गई। और सवाल यह उठा, क्या इस देश में प्रधानमंत्री को पद पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्योंकि ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कैसे आ सकती है जब वहां की घटना को लेकर अब जो रिपोर्टिंग सामने आ रही है वो बतला रही है कि 3 मई को मणिपुर के भीतर जो कुछ हुआ, पुलिस गाड़ी में बैठकर सब कुछ देख रही थी। 2-4 पुलिसकर्मी सड़क पर मौजूद भी थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जो एक एफआईआर की कॉपी हमने जो मणिपुर इंफाल से मंगाई, उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा हुआ है कि थोम्बाल जिला और उसका नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन, उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई, उसमें बतलाया गया कि अज्ञात हथियारबंद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और जिन पर यह केस दर्ज किया गया है, जो अज्ञात हैं, उन पर एबैक्टेशन यानी उन्होंने किसी रूप में कैसे लोगों को उठा लिया, गैंग रेप किया गया, मर्डर किया गया, ये मामले दर्ज कर लिए गए हैं। लेकिन एक नहीं कई सवाल इस दौर में दिल्ली की सत्ता को लेकर उठेंगे, क्योंकि इसी दौर में एक नाटक इंफाल में तब हुआ जब राहुल गांधी वहां पर देखने पहुंचे थे, लोगों के भरोसों के साथ जोड़ना चाहते थे, खुद को एक उम्मीद और आस बनाना चाहते थे कि दिल्ली और ये देश मणिपुर के साथ खड़ा है, उनकी भावनाओं के साथ खड़ा है। लेकिन उस दौर को एक क्षण के लिए याद कीजिए। राहुल गांधी को सड़क के रास्ते यह कहकर रोका गया कि इससे स्थिति बिगड़ जाएगी, आप सड़क के रास्ते नहीं जाइए। लेकिन 3 मई की घटना को लेकर वहां के जो छोटे अखबार हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट फाइल की, उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा कि 100 से ज्यादा लोगों ने एक गांव पर किस तरीके से हमला कर दिया। और ये गांव था बी फैनोम गांव। इस पर हमला किया गया, आगजनी की गई, 3 महिलाओं को वहां पर नेकेट किया गया। 2 महिलाओं के दृश्य इस जो अलग अलग माध्यमों से इस दौर में आ चुके हैं, सोशल मीडिया में और डिजिटल मीडिया के जरिए देश के सामने, दुनिया के सामने है। वो हैरत अंगेज इसलिए है
क्योंकि 2 महीने के बाद राहुल गांधी की मौजूदगी या किसी भी नेता की मौजूदगी के लेकर सरकार और वहां की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र करती है और वहां के मुख्यमंत्री आहत होकर इस्तीफा देते हैं और वहीं के लोग कहते हैं आप इस्तीफा मत दीजिए और इस्तीफे को फाड़ दिया जाता है और यह सब कुछ दिल्ली तक उसके बाद अपनी पीठ ठोकती है कि देखिए सियासत साध ली गई। तो क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता ने इस दौर में अपने उस मुखौटे को उतार दिया जिस मुखौटे के आसरे बीते बरसों बरस से लगातार यह महसूस हो रहा था कि इस देश में कानून का राज खत्म कर राजनीतिक सत्ता का राज लाकर सबकी आंखों के सामने रख दिया गया है? क्या इस दौर में संविधान के सामने नमन हुए प्रधानमंत्री 2019 में मई के महीने में शपथ लेने से ऐन पहले उसी संविधान को हाशिए पर ढकेल कर और उस पर सियासत और अपने पदचाप ठोकते हुए ये कहकर निकले हैं कि कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए? लेकिन जो तस्वीरें हैं उसने जिन मुद्दों को इस देश के भीतर में उठा दिया है उसके 2-3 मैसेज साफ हो चले हैं। यानी इस देश के भीतर में सत्ता की ताकत के आगे जनता को दफन होना पड़ेगा। वो जैसे चाहे वैसे इस देश के भीतर में महिलाओं की अस्मिता से खेल सकती है। महिलाओं को जिस रूप में रखा गया, जिस रूप में उनसे बिहेव किया गया और जो उनके साथ दरिंदगी की गई, ये सारी परिस्थितियां चौंकाती नहीं है बल्कि शर्मसार करती है। और शायद इसीलिए अब यह सवाल क्यों बड़ा है कि प्रधानमंत्री तक को पद पर रहना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि बीते 75, 77, 78 दिनों से प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी मणिपुर को लेकर नहीं कहा, जबकि कर्नाटक चुनाव के वक्त वह चुनाव में मशगूल थे और लगातार ताल ठोक कर कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार क्या होती है। यह डबल इंजन की सरकार का नजारा मणिपुर में भी नजर आया और उसके बावजूद जब कर्नाटक में उन्हें हार मिल गई और उस दौर में अगर याद कीजिएगा तो देश के गृह मंत्री ने सिर्फ 18 घंटे के लिए अपनी रैलियों को रद्द किया था और फोन पर ताल्लुक किया था मणिपुर के अधिकारियों के साथ। लेकिन उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि जो कुछ हो रहा है वो कितना दर्दनाक और कितना विभत्स है। ये तो हवशी और एक लिहाज से ऐसी परिस्थिति में लाकर इस पूरे समाज को खड़ा करने की कोशिश कर दी गई है जहां पर सत्ता ही सब कुछ हो जाए और सत्ता जैसे भी बिहेव करे उसको इस रूप में देखा जाए कि वो सही है और वो अलग अलग तरीके से इस देश में सूचना की जानकारी को रोक देती है। और जो सूचना जिन माध्यमों से आती है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं। शायद इसीलिए इस दौर में आपने प्रधानमंत्री के लिए जो प्रोपेगेंडा करते हुए न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो, उसमें आपने मणिपुर की रिपोर्टों को नहीं पढ़ा होगा बीते 75-77 दिनों से, और कल्पना कर रहे हैं कि आज मणिपुर की पुलिस कहती है हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। यानी मुखौटा तो दूर की बात है, आपकी चेहरा ही कितना विभत्स है। और इस देश के भीतर में संविधान को हाशिए पर ढकेल कर कानून को खत्म करने की कैसी परिस्थिति है, क्योंकि वहां की रिपोर्ट जो बतलाती है उसमें साफ है एक समुदाय की 2 महिलाओं के साथ दूसरे समुदाय के लोगों ने क्या कहा और क्या किया। यह समुदायों की लड़ाई भर है या लोगों के भीतर जहर भरकर सत्ता के अनुकूल हो देने का एक ऐसा मंत्र सत्ता ने सिखा दिया है कि अगर आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो आप मारे जाएंगे। तो क्या अपराधी होना इस दौर में राजनीतिक सत्ता के करीब हो जाना है? ऐसी परिस्थिति आ गई है क्योंकि वहां की रिपोर्ट बतलाती है कि मणिपुर पुलिस की मौजूदगी थी। पुलिस कार में बैठकर सब कुछ देख रही थी लेकिन उसने एक भी हरकत नहीं की। एक महिला, जिन 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में ले जाकर जिस तरीके से और विभत्स तरीके से जो कुछ हुआ होगा, उसमें एक महिला के पिता और भाई की हत्या कर दी गई। बेखौफी के साथ वो सब कुछ कर रहे थे, इसे टॉर्चर की संज्ञा भर नहीं दिया जा सकता है। कुछ मदद करने के लिए आगे आए, इसमें भी वो हर समुदाय के लोग थे क्योंकि वो सामने मानवता के शर्मसार होती हुई परिस्थितियों को देख रहे थे, कानून के खत्म होने की स्थितियों को समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि मणिपुर कैसे अपने आप में खत्म हो चला है। तो क्या सिर्फ मणिपुर खत्म हो चला है या इस देश की जो अपनी सांस्कृतिक विरासत रही है, जो उसकी सांस्कृतिक समझ रही है, उसे भी खत्म करने की दिशा में मौजूदा सत्ता कहीं चल तो नहीं पड़ी है?
क्योंकि 3 मई को इंटरनेट बंद किया गया और 4 मई को ये पूरी की पूरी घटना जो कांगपोकी के सैकफुल पुलिस थाने के इर्द गिर्द की घटना होती है और उसके बाद नांगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जाता है, तब ये सवाल निकलता है कि 78 दिन बीत गए और उसके बाद भी अब पुलिस ने यह कहना शुरू किया कि हम जल्द पकड़ लेंगे और चंद कल शाम से लेकर अभी तक के बीच में एक गिरफ्तारी भी दिखा दी गई। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस दौर में समुदाय, जो वहां के आदिवासी समुदाय हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर अर्जी लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि देखिए, कानून व्यवस्था का मामला राज्य का मसला होता है और इसीलिए ये राज्य को तय करना है और राज्य के हक में हम भीतर कोई फैसला नहीं देंगे। तो वो दोनों समुदाय अपने अपने तरीके से जो 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी वो लौट गई। राहुल गांधी उसके बाद जिन परिस्थितियों को लेकर गए और वहां पर जिस तरीके से लोग एक ही नारा लगा रहे थे, हमें शांति चाहिए, वी वांट पीस, तो इस देश के भीतर अशांत स्थिति और उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, पूरी सत्ता की खामोशी, कोई हरकत नहीं, सिर्फ इस बात को लेकर कि हमारी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री है, वो बना रहना चाहिए और अगर वह कहीं से आहत भी हो जाए उसको इस्तीफा नहीं देना है, उससे संवाद हो और उसको बताया जाए कि राजनीतिक नाटक कैसे किए जाते हैं जिसमें लोगों का गुस्सा थम जाए आपको लेकर और आपके प्रति लोगों की भावनाएं हो जाएं। यानी राजनीति का इतना विभत्स चेहरा कैसे हो सकता है, यह सब कुछ इस दौर में हर किसी ने देखा है। लेकिन जब आप कड़ियां जोड़ना शुरू कीजिएगा तो 10 कड़ी एक के बाद एक जुड़ेगी। पहली कड़ी, ऐसी कौन सी स्थिति थी कि मणिपुर में सत्ता परिवर्तन के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तो एक झटके में वहां के गिरजाघरों पर हमले शुरू हो गए, वहां के ईसाइयों पर हमले शुरू हो गए। दूसरी घटना, इससे पहले जब जिस समुदाय विशेष को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया था उसको आदिवासी का दर्जा दे दिया जाए और आदिवासियों के बीच टकराव हो, यह परिस्थिति कैसे पनप पड़ी। तीसरी परिस्थिति, शुरुआती दौर में जो छिटपुट हिंसक घटनाएं हो रही थी, अगर आप उसको टटोलना शुरू कीजिएगा, खास तौर से 20 अप्रैल से लेकर 3 मई तक के बीच में एक भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई जो आरोपी थे, जो हिंसा फैला रहे थे और उनको राजनीतिक आश्रय मिला। चौथा सवाल इसी से जुड़ा है, राजनीतिक आश्रय हर उसी को मिला जो सीधे तौर पर क्या गिरजाघरों पे हमले कर रहे थे, क्योंकि वहां के ट्राइबल्स, आदिवासी ईसाई हो गए हैं। तो क्या मंदिर और गिरजाघरों को जलाने के सिलसिले और उसके जरिए ही अपने आप के आक्रोश को शांत करने की परिस्थिति में लाकर समाज को खड़ा किया गया। पांचवी स्थिति शायद इस धर्म की राजनीति से जुड़ी है, जहां पर धार्मिक तौर पर धार्मिक संस्थानों, प्रतिष्ठानों पर हमला करके यह मैसेज दिया गया कि हम आपसे ज्यादा ताकतवर हैं और आपको हमारे हिसाब से चलना होगा। यह संवाद और यह बातचीत और यह रवैया वहां के छिटपुट अखबारों के जरिए बार बार लिखा गया कि ऐसी राजनीतिक सत्ता कैसे हो सकती है जो धर्म को भी राजनीतिक हथियार में खुले तौर पर, हिंसक तौर पर तब्दील हो जाए और उसको अपने अनुसार चलाने लगे। पांचवी स्थिति थी, जिन्हें सत्ता मिली उनके साथ उस जाति समुदाय के राजनीतिक दलों ने भी सहयोग दिया बीजेपी के साथ। कमोवेश वहां के उन जो कुकी और मैतई हैं, उन दोनों से जुड़े हुए लोगों ने राजनीतिक तौर पर उन्हें समर्थन दिया। लेकिन बावजूद जो प्रयोगशाला मणिपुर को नॉर्थ ईस्ट में यह कहकर बनाई जा रही थी कि किस तरीके से आरएसएस ने वहां पैर पसारे हैं, कोई आज से नहीं पसारे हैं, ये 80 के दशक से बहुत तेजी से चले थे और उसके बाद से उनका प्रभाव लगातार बढ़ता चला गया। उनको राजनीतिक जमीन इस रूप में चाहिए कि जब सत्ता हमारी है तो फिर विचारधारा हमारी होनी चाहिए और समूची की समूची सांस्कृतिक विरासत जो मणिपुर को बैलेंस किए हुए थी वो एक झटके में डगमगाने लगी। सातवां सवाल यह था कि अगर राजनीतिक सत्ता अपने साथ खड़े लोगों को पनाह दे रही थी तो दूसरी तरफ अपने ही लोगों को उकसा रही थी कि हमें यह सब कुछ बहुत तेजी से और जल्दी जल्दी करना है। और शायद टारगेट बहुत क्लियर था कि 2024 के चुनावों से पहले कम से कम नॉर्थ ईस्ट एक राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर, जो आरएसएस ने इससे पहले वहां पर खुद को विस्तार दिया, खुद की जगह बनाई, उसके लिए एक मान्यता बनती चली जाए। आठवीं परिस्थिति इससे भी ज्यादा भयानक थी, जब दिल्ली ने इस दिशा में वहां की राजनीति में वहां पर पीठ ठकठकाना शुरू किया।
वहां के नेताओं को दिल्ली में तरजीह दी जाने लगी और वहां की सूचनाएं जो भी निकल कर आती थी उसमें एक ही मैसेज रहता था, आप काम करते चले जाइए और इसको तेजी से करना चाहिए और ये सारी चीजें इस रूप में चलनी चाहिए। और शायद यही वो स्थिति थी जिसके बाद वहां के मुख्यमंत्री की उड़ान सियासी तौर पर इस रूप में होने लगी कि घटना कुछ भी हो, लेकिन दिल्ली की जुबान एक बार भी नहीं खुली कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह नहीं कहा गया। एक निराशा और एक निराशा के साथ ना उम्मीदी इस बात को लेकर जरूर थी कि जिसे मुख्यमंत्री बनाया है वो शायद हमारा काम कर नहीं रहा होगा। और नौवीं परिस्थिति इसके आगे निकल गई जब इस देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली की सत्ता ने पूरे तरीके से आंखों पर पट्टी बांध ली। और ना सिर्फ आंखों पर पट्टी बांधी बल्कि मैसेज बहुत साफ तौर पर गया, मणिपुर में सब हो रहा है वो हो जाएगा और वहां के बारे में कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन यह बहुत संवेदनशील मामला है और किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में, और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कम से कम 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि मणिपुर को लेकर किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि यह संवेदनशील मसला है। यानी आंख मूंदना तो दूर बल्कि चिताते हुए और धमकी भरे स्थिति में यह मैसेज उस मीडिया के लिए था कि आप भी कुछ ना दिखाइए, कुछ ना बताइए, वहां पर जो हो रहा है होने दीजिए, लोग लहूलुहान है होने दीजिए सारी परिस्थिति को। और 10वीं परिस्थिति तो ऐसी थी जिसने इस देश को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शर्मसार कर दिया। यूरोपीय यूनियन तक ने वहां पर पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पारित कर कहा जो हो रहा है इससे ज्यादा विभत्स कुछ हो नहीं सकता है, माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर आपको कदम उठाने होंगे। और देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जारी किया गया उसमें था आप अपने आंतरिक मामलों को देखें, हमारे आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप नहीं करें। और इसी दौर में प्रधानमंत्री दुनिया में घूम घूम कर रहे थे हमारे डीएनए में डेमोक्रेसी है, हमारे रगों में लोकतंत्र दौड़ता है, जिसका खुले तौर पर जिक्र उन्होंने अमेरिका में किया, खुले तौर पर जिक्र फ्रांस में किया। तो क्या भारत की मौजूदा परिस्थिति के भीतर प्रधानमंत्री को अपने पद पर बने रहना चाहिए? इस देश के गृह मंत्री ने जो तमाम सूचनाएं उनके पास आ रही होगी और कोई भी सूचना इस देश तक नहीं पहुंचने दी, और इस तरीके की कितनी घटनाएं हो सकता है हुई हो। यह तो इंटरनेट प्रतिबंधित था और इंटरनेट जब खुला तो उसके बाद चीजें निकल कर आई है। तो क्या इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता की ऐसी राजनीतिक हैवानियत इससे पहले कभी किसी ने देखी, समझी, परखी थी? अगर नहीं परखी थी तो प्रधानमंत्री को पद पर रहने का क्या जरूरत है? और अगर कोई जरूरत नहीं है और इस देश को संभालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो वहां के आदिवासी समुदाय को यह कहकर सुरक्षा दे पाने की दिशा में कोई निर्देश जारी नहीं कर पा रहा था कि यह तो राज्य का मसला होता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट संविधान की किताब को खोलकर पढ़ना तो शुरू करे। जब ऐसी घटनाएं खुले तौर पर होती है, पुलिस की मौजूदगी होती है, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी होती है, मुख्यमंत्री के पास सारी जानकारी होती है और सूचनाएं हर दिन दिल्ली पहुंचती है, तो अब उसे कौन सा कदम नागरिकों के लिए उठाना चाहिए? क्योंकि वी द पीपुल फॉर द पीपुल तो अब प्रधानमंत्री भी गाहे बगाहे कहने लगे हैं। तो उसी आसरे हरकत तो हो सुप्रीम कोर्ट के भीतर, और इस देश की सत्ता सियासत तो कोई हरकत करेगी नहीं, वो चाहेगी खामोशी से मामला टल जाए, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा मलहम है, या वक्त उस घाव पर इतना नमक छिड़क देता है जहां पर हर किसी को लगता है किसी दूसरी पीड़े के इंतजार में कोई दूसरा पीड़े, कोई दूसरा घाव भर कर आ जाए, ये छुप जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब राजनीतिक सत्ता आकर खड़ी हो चली है तो फिर दिशा जनता की होगी या दिशा सुप्रीम कोर्ट की होगी, यह शायद वक्त के गर्भ में है। बहुत बहुत शुक्रिया।